अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पर्ल्स ऑफ ट्रैवल। आज की ट्रैवलिंग वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं मरकज़ारों की सरज़मीन सिरिपाई और शोग्रान की तरफ। इस वीडियो में आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने जा रहे हैं जिनकी हाईलाइट्स ये हैं। इन जगहों की दिल मोह लेने वाली खूबसूरती को देख के इंसान कह नहीं सकता कि 2005 के ज़लज़ले में तमाम इलाके तबाह हुए और दोबारा से बनाए गए। सफ़र का आगाज़ बहुत ही सुबह सवेरे 6:30 बजे हुआ। इस्लामाबाद से हज़ारा और हज़ारा से मानसेरा हम मोटरवे के ज़रिए गए। पर्सनल ट्रांसपोर्ट का रिस्क लेने के बजाय हमने कोस्टर में सफ़र करना प्रेफर किया। ग्रुप के साथ टोटल हमारा 4 दिन का सफ़र था जिसमें हमने बालाकोट से लेकर केवाई और उसके बाद शोग्रान और सिरिपाई देखे और फिर केवाई की जानिब वापस आगे कागान और नारान तक गए। बालाकोट से आगे नेशनल हाईवे 15 के ऊपर जाना होता है और ये कारपेट रोड है कागान तक, मगर हमने कागान से 60 किलोमीटर पहले एक मकाम केवाई पे रुकना था क्योंकि यही वो मकाम है जहाँ से रास्ता राइट साइड पे डाइवर्ट होता है और आपको पहुँचा देता है शोग्रान में। हम रास्ते में जा रहे थे और साथ साथ सूरज भी तलू हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। सुबह का टाइम इसलिए भी आइडियल था क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत ही सुकून से हम बड़ी तेज़ी से मानसेरा की तरफ बढ़ रहे थे। अगर आपने रात कहीं नहीं रुकनी और आपने एक ही दिन में जाकर वापस आना है तो सिरिपाई का ट्रिप बहुत ही आइडियल है। इस्लामाबाद से काफ़ी करीब ये पड़ता है और आप बड़ी आसानी से एक ही दिन में सिरिपाई जाके वापस आ सकते हैं। यहाँ हम मानसेरा लसान नवाब टनल से गुज़र रहे हैं और ये टनल तकरीबन 2.75 किलोमीटर लॉन्ग है। मानसेरा हमारे बहुत ही खूबसूरत सूबे KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस्लामाबाद से मानसेरा हम मोटरवे पे आए थे, जबकि इससे आगे हम नेशनल हाईवे 15 पर अप टू बालाकोट सफ़र करेंगे। चलते चलते आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपर एरियाज़ की तरफ सफ़र करें पाकिस्तान में तो अपने साथ लाजमी गर्म कपड़े रखें। बक्सों के अंदर तो हमने गर्म कपड़े रखे होते हैं, लेकिन अपने ओपन बैक पैक में भी एक आध जैकेट ज़रूर रखें क्योंकि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है और मौसम में तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा पानी और स्नैक्स ज़रूर साथ रखें। जैसे जैसे हम बालाकोट के करीब जाने लगे मौसम में वाज़ेह तब्दीली आ रही थी और ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील बालाकोट में हम पहुँचे तो नज़ारा ही बदल गया। हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ सब्ज़ा, खूबसूरती, पहाड़ और बादल थे। यहाँ पे गालीचों को ऐसे डिस्प्ले पे देख के मुझे एकदम से पतरियाटा और मरी का सफ़र याद आ गया। वहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरह से कारपेट्स एंड गालीचे डिस्प्लेड होते हैं। जैसे जैसे सिटी करीब आने लगता है आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और इसके अलावा अपना पसंदीदा खाना भी खा सकते हैं। इस एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल सिग्नल हर वक्त अवेलेबल होते हैं। बालाकोट में एक होटल से हमने नाश्ता किया और थोड़े से रिफ़्रेश हुए। बालाकोट से ऊपर की तरफ इलाकों में एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है जो तमाम टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो है दरियाए कुनहार। दरियाए कुनहार 177 किलोमीटर लंबा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट लुलुसर लेक है जहाँ पे इसकी बुलंदी 13,000 फुट है। दरियाए कुनहार का सबसे ज़्यादा तवील रास्ता कागान वैली है, जबकि इसका एंडिंग पॉइंट पतन के मकाम पर है जहाँ ये दरियाई जेहलम के अंदर जा गिरता है। सफ़र की एक्साइटमेंट में हमें पता भी नहीं चला और एकदम से दरियाए कुनहार हमारे सामने आ गया और वो भी इतने करीब। बालाकोट से लेकर केवाई तक दरियाए कुनहार हमारे साथ साथ चलता रहा और यहाँ पे इसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। काश के इस वक्त मुझे वीडियो की नेचुरल साउंड बंद ना करनी होती क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ एक ट्रेंड पाया जाता है कि जब भी सफ़र करते हैं उसके अंदर म्यूज़िक लगा होता है और म्यूज़िक में डिफरेंट कंट्रीज़ के गाने होते हैं, फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रैवल करते हुए प्रॉपरली दरियाए कुनहार का शोर सुनाई दे रहा था।
और यहाँ से जाते हुए तकरीबन तमाम ही कोस्टर के जो लोग थे वो सब वीडियोस बनाना शुरू हो गए कि दिस इज़ द थिंग वी वर वेटिंग फॉर एंड दिस इज़ द थिंग वी केम ऑल द वे हेयर। लिटरली मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी इस नज़ारे पर से और मैं कैमरे में एक एक सेकंड कैप्चर करना चाह रही थी। मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम ट्रिप था। थैंक्स टू नेशनल हाईवे 15 जिसने हमारे रास्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाया कारपेट रोड के ज़रिए। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा म्यूज़िक ऑफ़ करवाया था, लेकिन क्योंकि कोस्टर में और भी लोग थे जो इंटरेस्टेड थे कि म्यूज़िक ऑन होना चाहिए, सो दैट्स वाई आई केप्ट क्वाइट। अदरवाइज़ काश के नेचुरल जो साउंड है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको उसी के बैकग्राउंड के वॉइस के अंदर सुना जा सके और उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करूँ। ये देखिए दरियाए कुनहार कितना करीब है हमारे, और आई वॉज़ फीलिंग सो मच लकी टू पिक्चराइज दिस ऑल। बालाकोट दरियाए कुनहार के दाईं तरफ के किनारे पे वाक़या है। बालाकोट में हमने स्टे किया था तकरीबन 2 आवर्स का, और वहाँ पे हमने होटल के अंदर नाश्ता किया था। रिफ़्रेश होने के बाद हमने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। बालाकोट से केवाई तक तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे हम केवाई के मकाम पे राइट साइड पे टर्न किया है। हम कागान रोड की तरफ सीधा नहीं गए NH 15 के ऊपर, बल्कि हम केवाई की तरफ टर्न कर गए। और ये आपको जीप देख के पता चल रहा होगा कि कोस्टर्स यहीं पे रुक जाती हैं और आगे का सफ़र जीप पे होने वाला है। अगर आप राइट तरफ टर्न नहीं करते और सीधा ही चले जाते हैं NH 15 पे, तो फिर आप कागान पहुंच जाएंगे और आप रास्ते में मौजूद शोग्रान और सिरीपाई तक नहीं जा सकेंगे। वादी शोग्रान की तरफ जब जाते हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा स्टीप और एडवेंचरस है, तो इसीलिए वहाँ पे कोस्टर या गाड़ियाँ नहीं जा सकती। हाँ, बहुत ही माहिर किस्म के ड्राइवर अपनी सुजुकी मेहरान भी लेके गए हुए थे, लेकिन हमने इसी में आफियत समझी कि हम कोस्टर नहीं आगे लेके जाएँ। शोग्रान तक कुछ कोस्टर्स भी गईं, लेकिन हमने जीप ही हायर की। केवाई का कस्बा बहुत खूबसूरत है। इसके बाज़ार की तो क्या ही बात है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, वट एवर यू वांट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ मोबाइल के सिग्नल्स हर वक्त अवेलेबल होते हैं। 300 से 500 तक का रेंट देकर आप आसानी यहाँ पे अपनी कोस्टर या गाड़ी पार्क करें और जीप हायर करके ऊपर के एरियाज़ की तरफ मूव करें। यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। एकदम से बादल आके बारिश शुरू हो जाती है, एकदम से फिर बादल छट जाते हैं, धूप हो जाती है। सर्दियों में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और उधर लैंड स्लाइड्स बहुत रिपोर्ट होती हैं। आप गर्मियों की छुट्टियों में जाएं या फिर ईदों के मौके पे जाएं, आपको नारान कागान, सिरीपाए एरिया, शोग्रान, ये सब बहुत ज़्यादा रश वाला मिलेगा। जी, हम जीप पर बैठ चुके हैं और हमारा सफ़र केवाई से शोग्रान का शुरू हो गया है। बाई चांस हम जीप में जितने लोग भी बैठे हुए थे, हमारा जीप के सफ़र का ये पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही एडवेंचरस था। और जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी। बुलंदी बढ़ने के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे भी मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे थे। शोग्रान बालाकोट से 35 किलोमीटर के फासले पर है और बल खाती सड़क पे आप ये मत समझें कि आप 45 मिनट में या फिर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, बल्कि आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद कारपेट रोड ख़त्म हो गया और कच्चा रास्ता शुरू हो गया, जिस पे जीप ने बहुत ज़्यादा हचकोले खाए। केवाई की मशहूर तरीन जगह वहाँ का वाटरफॉल है, जिसको जगह जगह पर रोक के खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। शोग्रान बालाकोट से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी बुलंदी 7,750 फुट तक है। ये मोड़ मुड़ने के बाद तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं जब हमने अपने से अगली वाली जीप को इतनी हाइट पे जाते हुए देखा, और फिर उसके बाद हम भी वहीं पे चले गए। हैट्स ऑफ टू ऑल दीज जीप ड्राइवर्स, ये वाकई बहुत स्किलफुल हैं और बहुत सेफली आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मगर एक और बात भी है, दैट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। 12,000 से 25,000 रुपये भी जीप वाले लेते हैं एक ट्रिप का। एंड द ट्रिप इज़ फ्रॉम केवाई टू शोग्रान टू सिरीपाई, एंड ऑब्वियसली फिर वापसी भी इसी तरह से, यानी आप वापस सिरीपाई से शोग्रान आते हैं और फिर केवाई आ जाते हैं। बालाकोट से शोग्रान 35 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पे आप बुलंदी देख के अंदाज़ा कर रहे होंगे, ये 7,750 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में आया जा सकता है। इसके अलावा तमाम महीनों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर फॉल करता है और इससे भी नीचे, और ये तमाम एरिया बर्फ़ से ढका हुआ होता है। एग्जैक्टली शोग्रान का जो पॉइंट है जहाँ पे खुले खुले मैदान हैं, होटल्स हैं, उस जगह पे पहुँचने से पहले पहले कारपेट रोड ख़त्म हो जाता है
और कच्चा रोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत देखेंगे कि जितने भी होटल्स बने हुए हैं वो काफ़ी फासले पे बने हुए हैं और इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े घास के मैदान छोड़े गए हैं ताकि वहाँ पे टूरिस्ट अपना टाइम बिता सकें। और इसके अलावा बहुत से लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत से लोग फुटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पे वॉलीबॉल भी बहुत खूबसूरती से खेला जाता है और इर्द गिर्द के नज़ारों को ईज़िली आप पिक्चराइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे नहीं गए थे, हम कोस्टर पे गए थे केवाई तक, तो इसीलिए हमें पूरे ग्रुप के साथ चलना था। मुझे बहुत दुख हुआ कि शोग्रान पे हम स्टे नहीं कर सके। वापसी पे हमने स्टे किया और वो बहुत ही शॉर्ट था। अपने इस एडवेंचरस और बहुत ही बम्पी सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम इस वक्त सिरी पाए की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। किसी वक्त भी बादल आ जाते थे और बारिश शुरू हो जाती थी और किसी वक्त भी एकदम धूप निकल आती थी। जाने से पहले जब मैंने सिरी पाए को सर्च किया तो यूट्यूब के ऊपर मुझे जितना भी मटेरियल अवेलेबल हुआ वो सारे का सारा सिरी पाए पहुँच कर लोगों ने जो वीडियोस बनाई वो थी। और जब मैं वहाँ पे गई और मैंने रास्ते की कंडीशन देखी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़ुल रास्ते की वीडियो बनाऊँगी ताकि लोगों को पता चले कि आपने बहुत ही छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं लेके आना और आपने अपनी फैमिली को जब लेके आना तो मेंटली प्रिपेयर करके लेके आना है कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ज़्यादा बम्पी राइड होने वाली है एंड इट्स फुल ऑफ रिस्क। और लोकल ड्राइवर्स बता रहे थे कि जीप्स यहाँ पे उलटती हैं। इस बम्पी ट्रैक पे भी जब साथ वाली जीप ने हमें ओवरटेक किया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़्यादा एडवेंचर तब शुरू हुआ जब हमें पता चला कि इस ट्रैक के ऊपर सामने से भी जीप्स आ रही हैं। जहाँ पे एक जीप मुश्किल चलती है उस वक्त जब दूसरी जीप सामने से आती है तो आप समझें कि आपकी जीप का हाफ़ टायर ऑफ रोड होता है। अच्छा, यहाँ के जीप के ड्राइवर बहुत सेंसिबल होते हैं। ये कभी भी टूरिस्ट्स को नहीं बताते कि ये कितनी बम्पी राइड होने जा रही है और कभी भी नहीं बताते कि कितना टाइम लगेगा। हमें ड्राइवर कहता था बस 15 मिनट में पहुँच रहे हैं, बस 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। इस उम्मीद पर हम बैठे रहे जीप में और हमने 3 से 4 दफ़ा ये कोशिश की कि हम कहीं वापस मुड़ जाएँ, कोई बात नहीं पैसे ले लें, बट उस ड्राइवर ने कहा बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया और हमने पूरे 2 से ढाई घंटे इस जीप के अंदर झटके खाए और सफ़र किया और लिटरली हम रोने वाले हो रहे थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितना भी जीप का सफ़र है इसको मैंने 2x और 2.5x पे रख के चलाया हुआ है। अगर मैं आपको ओरिजिनल इसकी स्पीड दिखाऊँ तो वो बहुत ही स्लो थी। जी, ये है ओरिजिनल स्पीड। जब सामने से जीप आ रही होती थी और हमारी जीप आउटर एज की तरफ चली जाती थी रोड के, तो एग्जैक्टली ये नज़ारा मुझे नज़र आ रहा होता था और बिल्कुल लगता था कि अभी जीप खाई में गिर जाएगी। जीप में पहली दफ़ा बैठने का इत्तेफाक हुआ था, इसलिए काफ़ी चोटें लगी वीडियो बनाते हुए। सर बम्प हुआ, कंधे पे चोट लगी और यहाँ पे वीडियो बनाते हुए नज़ारों में मैं ऐसी खो गई कि मैं गिरी। ये देखिए, और मैंने इसको एडिट नहीं किया, मैंने कहा इसको एज़ इट इज़ रखेंगे। और उसके बाद जब मैं उठी और मैंने दोबारा वीडियो बनानी शुरू की, ये देखिए जन्नत की तरह का नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। तो फिर दुख नहीं हुआ। और ये देखिए, ये हम ट्रैक कवर कर रहे थे। इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा दिल करता है कि जल्दी से सफ़र ख़त्म हो और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचें और पता चले कि वहाँ पे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन इस ट्रैक को देखने के बाद आप बहुत दफ़ा इरादा करते हैं कि आप यहाँ से वापस मुड़ जाएं। बट हैट्स ऑफ टू द जीप ड्राइवर जिसने हमें हमारा मोराल बूस्ट अप किया और उसने कहा कुछ भी नहीं होता बाजी, थोड़ी सी हिम्मत और करें, हम अभी पहुँच जाएंगे, अभी पहुँच जाएंगे। और ये देखिए, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ी वैसे वैसे नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए। हाँ जी, ये सब हमें देख रहे थे। हम भी इन्हीं जैसे एडवेंचरस लोग हैं जो हड्डियाँ पसलियाँ तोड़वा के और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने के लिए बिलाखिर टॉप पे पहुँच गए हैं। ये सिरी का मकाम है। यहाँ से आगे हमने अपना सफ़र जारी रखा और उन्होंने कहा कि सिरी पे नहीं रुकते हैं, हम ऊपर जाके पाए के मकाम पर ही दम लेंगे। इस जगह पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर हों तो दुनिया किस कदर खूबसूरत लगती है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बीचेस को देखा होगा, सनसेट्स को देखा होगा बीच के ऊपर, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है। यहाँ पे आके पता चला कि इसे एल्पाइन जोन क्यों कहते हैं। एल्पाइन ट्रीज़ किस कदर एवरग्रीन खूबसूरत ट्रीज़ हैं और इस जगह को मरगज़ारों की सरज़मीन क्यों कहा जाता है। वीडियो शूट बहुत ही ज़्यादा बुरा और बम्पी है, लेकिन अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा वीडियो ख़राब क्यों बन रही है या इतना ज़्यादा हिल क्यों रही है, फ्रेम्स डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं इसके। इट्स वेरी नेचुरल कि हम लोग किस तरह के ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत से लोग सिरी के मकाम पर मौजूद थे और वहाँ पे कुछ लोग कुकिंग कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमने यही बेहतर समझा कि हमें पाए तक पहले चले जाना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये लफ्ज़ सिरी नहीं है, ये असल में सरी वर्ड है और वहाँ के लोकल ज़बान में सरी का मतलब पानी होता है।
जबकि पाए का मतलब होता है हमवार जगह या बहुत बड़ा घास का मैदान। सरी में सरी झील ही टूरिस्ट का मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है और सरी से आगे 3 किलोमीटर की ड्राइव के फासले पर पाए मौजूद है। पाए में न सिर्फ बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं जहाँ से आप कुदरती नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि एक अदद लेक भी है। जी बिलाखिर हम पाए की खूबसूरत चोटी पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमें मूसा का मुसल्ला, मकड़ा चोटी और सबसे खूबसूरत मलकाए पर्वत नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइट और वेदर कंडीशन के अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से यहाँ पर अलग से आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे एक टेंट विलेज बनाया गया है और यही टेंट विलेज ही आपका रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। यहाँ पर लंच और डिनर की फैसिलिटी मौजूद है और ज़बरदस्त गर्मा गर्म कढ़ाई सर्व होती है तंदूर की ताज़ी रोटियों के साथ। बहुत ही खूबसूरती से इन्हें यहाँ जीप्स खड़ी की हैं और बहुत ही खूबसूरत पीछे नज़ारा लग रहा था। और ये देखिए, हम जब पाए पे पहुँचे तो नीचे सिरी लेक हमें नज़र आ रही है। सिरी का मकाम सतह समंदर से 2600 मीटर की बुलंदी पर है, जबकि पाए का मकाम तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर है। यानी इस वक्त तकरीबन हम 10,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद हैं। यहाँ से मलका पर्वत की हमें फ्रंट साइड नज़र आ रही है, जबकि इसकी बैक साइड पर मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका मौजूद है, जो कि कश्मीर का हिस्सा है और वहाँ से कश्मीर की वादी को आप देख सकते हैं। पाए के मकाम पर भी पाए की झील है, लेकिन वो हम नहीं देख सके। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ये टूरिस्ट स्पॉट 1936 में डिस्कवर हुआ था अंग्रेज़ के ज़माने में, और 1937 में इस स्पॉट को तमाम टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। 1960s में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की गई और उसके बाद 80s में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे 2005 के ज़लज़ले के बाद हुआ। बहुत ही खूबसूरती से इन सिटीज़ को रीबिल्ड किया गया। यहाँ पहुँच के हम एक टेंट में बैठ के और हमने इर्द गिर्द के नज़ारों को बहुत इन्जॉय किया और वहाँ के एक लोकल गाइड ने हमें बहुत ज़्यादा अम्यूज़ भी किया, एंटरटेन किया और हमें गाइड भी किया। यहाँ से मलका पर्वत का थोड़ा क्लोज़र व्यू लेने में मैं कामयाब हो गई। ये 17,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। काफ़ी लोग इस जगह पे मौजूद थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा तो एकदम से बहुत ज़्यादा बादल आ गए, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और लोग ऊपर से नीचे की तरफ को उतरना शुरू हो गए। तेज़ हवा और ठंड के साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। हम भी जल्दी से नीचे की तरफ आए और ये सामने जो आपको रेड कलर का टेंट भी नज़र आएगा, हम सब इसके अंदर चले गए ताकि बारिश से बचा जा सके, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। 2 घंटे का स्टे था यहाँ पे, मगर हमने सिर्फ 30 to 40 मिनट से इंजॉय किया। बारिश थोड़ी सी कम हुई तो हम जल्दी से चल के नीचे गए और अपनी जीप में बैठे। वापसी पे आते हुए मैंने किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बहुत हेक्टिक जर्नी थी, बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही थी और हमारी भी ऑब्वियसली। और ये हम के वाई के मुकाम पे वापस आए और कोस्टर में बैठे। यहाँ से आगे हमारे कोस्टर का एक ग्रुप माशाल्लाह से गुम गया और उसको इंतज़ार करते करते हमें तकरीबन मगरिब हो गई और मगरिब के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। इसीलिए रात के अंधेरे की वजह से मैं यहाँ से लेकर नारान तक की वीडियो नहीं बना सकी। जब भी कोस्टर पे जाएं, लोगों के साथ जाएं, मेंटली रेडी रहें कि ये बड़ा ही एडवेंचरस होता है और आपने हर एक को साथ मिला के चलना होता है। बाज़ लोग गुम जाते हैं, बाज़ लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं और निकल जाते हैं और फिर फ़ोन पे कहते हैं हम आ रहे हैं। हमने 3 घंटे वेट किया। सो ऐसी सिचुएशन में आप किसको ब्लेम नहीं कर सकते। आज की वीडियो बस यहीं तक। इससे आगे हम नारान कैसे पहुँचे और फिर उसके बाद लुलूसर लेक और बाबूसर टॉप तक क्या हुआ, ये आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।